अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है फरहाद अली तैमूर टेलीपैथी सीरीज़ देवता। नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। वो दोनों सासा आज़म परवाज़ करते हुए खला की नामालूम वसतों की तरफ जाने लगे। खलाई प्लेटफॉर्म से सोलारस अपनी बेटी और जानिसारों की फ़ौज के साथ आ रहा था। वो सब निकोलाई और मोराई के सातों रोबोट से जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आ रहे थे। वो जोन के जिस हिस्से में उतरे वहाँ कोई उनके मुकाबले पर नहीं था। सोलारस ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए साइंसी लेबॉर्ट्री में फ़ोन किया। वहाँ के इंचार्ज ने पूछा, कौन है? मैं हूँ, यहाँ का हुक्मरान सोलारस। उन दोनों सासा से कहो मुझसे बात करें। सोलारस आज़म, थोड़ी देर पहले वो दोनों अपने सातों रोबोट के साथ कहीं चले गए हैं। पूरे जोन में तारीकी क्यों है? मैंने सुना है अर्जी दुनिया के दोस्त आए यहाँ आए हैं। उन्होंने खुद को रुपोश रखने के लिए एटमी बिजली घर के जनरेटर में खराबी पैदा कर दी है। वो हमारे साथ ही हैं। जनरेटर की खराबी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुम तमाम फ्लाइंग कारें जनूबी जोन की तरफ भेज दो। कार लाने वालों से कहो मुखालफाना रवैया इख्तियार करेंगे तो हराम मौत मारे जाएंगे। मेरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के मुताबिक यहाँ जल्द से जल्द पहुँचें। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। बदी बदी ने कहा, बॉब, वो दोनों साथ साथ अपने रोबोट्स के साथ फरार हो गए हैं। अब यहाँ तारीकी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं वो दोनों साए कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उन्हें हमारी आमद की इतला मिलनी चाहिए। फिर उसने जोन के नाज़िम आला से रब्ता करके कहा, मैं सोलारस हूँ। वो दोनों सासा हमारे जोन से फरार हो गए हैं। मैं यहाँ के हुक्मरान की हैसियत से हुक्म देता हूँ कि पूरे जोन में मेरी नई हुकूमत कायम करने का ऐलान कराओ और दोनों सायों को मुखातिब करके कहो, सोलारस इस जोन में आ चुका है, वह मुझसे मुलाकात करें। थोड़ी देर बाद ही उसके हुक्म के मुताबिक ऐलान होने लगा। फ्लाइंग कारें भी पहुँच गईं। वो कारें वहाँ की सड़कों पर भी चलती थी, लेकिन तेज़ रफ्तारी से। चंद मिनटों में जोन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचना हो तो वो कारें फिजा में परवाज़ करती थीं। सोलारस ने अपने दो एतमाद के जानिसारों को साइंस लेबॉर्ट्री की तरफ रवाना किया ताकि वो साइंस लेबॉर्ट्री और दोनों सासा की रिहाइशगाहों में जाकर सही मालूमात हासिल करें। चंद मिनट के बाद पूरे जोन में रोशनी फैल गई। वहाँ के मकानात, गलियाँ और सड़कें रोशन हो गईं। बदी बदी ने कहा, तुम्हारा और पारस ने ऐलान सुन लिया है। वो एटमी बिजली घर से निकल चुके हैं, इसीलिए रोशनी हो गई है। वो दोनों यहाँ आते ही होंगे। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी वो नहीं आए। फ्लाइंग कार में जाने वालों ने वापस आकर कहा, वो दोनों सासा वाकई यहाँ से जा चुके हैं। उनकी रहायशगाह के सामने डॉक्टर डोरा और उसके मातियत की लाश पड़ी हुई थी। पता नहीं क्यों उन्होंने जाते वक्त उन डॉक्टरों को मार डाला है। क्या तुम्हारा और पारस ने तुम लोगों को मुखातिब किया है? रास्ते में उन नादीदा साथियों की आवाज़ हमने नहीं सुनी। नाज़िम आला की तरफ से उन्हें कहा जा रहा है कि वो जोन के नए हुक्मरान सोलारस के पास आ जाएं। सोलारस ने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारा और पारस उन दोनों सासा के साथ गए हैं। दोनों सासा और सातों रोबोट्स को पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ दो साए भी कहीं खलाई सफ़र कर रहे हैं। फिर उसने अपने जानिसारों को हदायत दी कि जोन के कौन कौन से खास मुकाम पर उन्हें कब्जा जमाना है और वहाँ की पुलिस को नए हुक्मरान का ताबेदार बनाना है। ज़रूरी हदायत देने के बाद वो बेटी के साथ फ्लाइंग कार में बैठकर तिब्बी तजुर्बागाह में आया। उसके साथ दो मुसल्लह गार्ड्स भी थे। वो गार्ड्स दरवाजे के बाहर खड़े रहे। अंदर लेबॉर्ट्री में सोलारस ने बेटी से कहा, हमारे पास सिर्फ 2 गोलियाँ। मैंने तुमसे कहा था कि हम ये गोलियाँ बचा कर रखेंगे ताकि मौका मिलने पर इन अद्वियात का तज्जिया कर सकें जिनके मुरक्कब से ये गोलियाँ तैयार की गई हैं। बेटी ने गोली निकाल कर दी। बाप ने अपनी जेब से गोली निकाली। फिर वो पहले एक गोली को पीस कर उसका सफ़ूफ बनाते हुए बोला, मेडिकल कंप्यूटर को यह सफ़ूफ फीड किया जाएगा तो भी मालूम हो जाएगा कि इसमें कितनी जड़ी बूटियों के अज्जा शामिल हैं। ये अज्जा हमारी तजुर्बागाह के स्टॉक रूम में ज़रूर होंगे। वो कंप्यूटर के ज़रिए मालूम करने लगा। बदी बदी ने कहा, बॉब, आप बहुत चालाक हैं। पहले ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी कि हम इन गोलियों के ज़रिए साया बनाने वाली हज़ारों गोलियाँ तैयार कर सकते हैं। वो मेडिकल कंप्यूटर उस सफ़ूफ का अलग अलग तज्जिया करते हुए अद्वियात के एक एक जुज़ का नाम और तफसीलात बताने लगा। ये मालूमात एक कागज़ पर प्रिंट भी हो रही थी। अब मुख्तलिफ दवाओं का मुख्तलिफ वज़न मालूम करना था। लेकिन पहली गोली का सफ़ूफ जिस खाने में फीड किया गया था वह सफ़ूफ वहाँ से गुजर कर उस खाने में चला गया था जहाँ डॉक्टर डोरा ने पहले किसी सफ़ूफ का तज्जिया किया था। इस तरह पहली गोली का सफ़ूफ दूसरी दवा के सफ़ूफ में गड़बड़ हो गया था। सोलारस ने दूसरी गोली को पीस कर नए सिरे से कंप्यूटर के औज़ान को ऑपरेट किया। इस कंप्यूटर को दूसरी गोली का सफ़ूफ फीड किया। स्क्रीन पर मुख्तलिफ दवाओं का मुख्तलिफ वज़न तहरीर की सूरत में उभरने लगा और वह सब कुछ एक कागज़ पर प्रिंट होने लगा। सोलारस ने बदी बदी से कहा, वैसे ही साया बनाने वाली गोलियां तैयार करने में कुछ वक्त लगेगा। तुम उस वक्त तक फ्लाइंग कार में पूरे जोन का दौरा करो और वहाँ के हालात मालूम करो। जो लोग मेरी हुक्मरानी के खिलाफ बोलना चाहें उन्हें फ़ौरन हलाक कर दो। सोलारस ने खलाई प्लेटफॉर्म से रवाना होने से पहले अपने 25 वफादारों को एटमी लिबास पहनाया था और उनसे कहा था कि वो रोबोट्स की तरह फौलाद के बने हुए नहीं हैं, लेकिन एटमी लिबास के बायस वो रोबोट्स की तरह ख़तरनाक हो चुके हैं।
खलाई जोन की अवाम और पुलिस वालों के पास एटमी लिबास नहीं है, लिहाजा वो 25 वफादार सोलारिस की नई हुकूमत में आला ओहदेदार होंगे। बदी बदी उन 25 में से 6 वफादारों को फ्लाइंग कारों में अपने साथ ले गई। इस बार वो कारें सड़कों पर चलती रहीं और ऐलान होता रहा कि सासा निकोलाई और सासा मोराई हुक्मरान बनकर रहने के काबिल नहीं थे, इसलिए वो इस जोन से जा चुके हैं। उनकी तरफ से हमेशा ये अंदेशा रहेगा कि वो अपने साथ रोबोट्स के जरिए किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं, लेकिन सोलारिस उनसे ज़्यादा ताकतवर है और वह जोन के अवाम की हिफाजत करता रहेगा। अवाम को चाहिए कि वो सोलारिस की अतात करें। ऐसे वक्त कई अफराद खलाई सफ़र कर रहे थे। उनमें एक टीम रोशना और पाशा की थी। पाशा ने रोबोट PP5 की अखबारी तस्वीर सामने रखकर उसका चेहरा बनाया था ताकि खलाई प्लेटफॉर्म का स्टेशन मास्टर उसे PP5 समझकर अपने प्लेटफॉर्म पर आने की इजाज़त दे। रोशना उसके पैरों पर अपने पैर रखे उसकी गर्दन में बाहें डालकर खड़ी हुई थी और फ्लाइंग शूज़ का एक जोड़ा उन दोनों को खलाई स्टेशन की तरफ ले जा रहा था। उनके मुंह में एक एक कैप्सूल था। इस कैप्सूल के जरिए खला में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती थी। दोनों के चेहरे एक दूसरे से लगे हुए थे। इतने करीब रहकर वो सोच के जरिए गुफ्तगू कर सकते थे। रोशना उसकी सोच की लहरों की आदी हो रही थी, इसलिए अब गुदगुदी महसूस नहीं करती थी। वह मुस्कुराकर सोच के जरिए बोली, तुमने मुझे अपना आदी बना दिया है, अब तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। तुम खला में भी रोमानी गुफ्तगू कर रही हो। मैं अपनी दुनिया से पहली बार बाहर निकल कर अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। हमारी दुनिया में जब कोई मरता है तो कहते हैं वो दुनिया से चला गया है। मैं जीते जी दुनिया से चला आ रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे एहसासात कुछ अजीब से होंगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। सोलारिस जैसा चालाक साइंसदान और हमारे जोन का हुक्मरान जिस अर्जी दुनिया से शिकस्त खाकर गया है, मैं वहीं से तुम्हें जीत कर ला रही हूँ। ऐसा तो होता है, मर्द से हारने के बाद भी औरत उसे जीत लेती है और उसे अपना दीवाना बना कर रखती है, लेकिन तुम्हें अपने जोन पर हुक्मरानी करनी चाहिए। ये मेरा पुराना ख्वाब है। बदी बदी को देखकर सोचती थी वो कितनी खुश नसीब है। अपने बाप की जहानत और ताकत के बल पर हुकूमत करती है। वहाँ हर जगह उसका हुक्म चलता है और जोन के अवाम उससे खौफजदा रहते हैं। तुम वहाँ मलका बनकर हुकूमत कर सकोगी अगर सही तरह मुझे गाइड करोगी और वहाँ की जितनी कमज़ोरियाँ जानती हो वह सब मुझे बताती रहोगी और वहाँ के जितने अफराद से ख़तरा पेश आ सकता है उनकी निशानदेही करती रहोगी। मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और बड़ा दिन वो होगा जब मैं वहाँ की मलका कहलाऊँगी। वहाँ सबसे ख़तरनाक 3 साइंसदान हैं। उन तीनों को मौत के घाट उतार दोगे तो फिर कोई तुम्हारे सामने सर नहीं उठा सकेगा। मैं उन तीनों को जान से नहीं मारूंगा, उन्हें तनवीमी अमल के जरिए अपना गुलाम बनाकर रखूंगा ताकि वो हमारे लिए नई साइंसी इजादात और नए एटमी हथियार तैयार करने के लिए दिन रात काम करते रहें। वो खुश होकर बोली, तुम वाकई हुकूमत करने वाली जहानत से सोच रहे हो। मैं तो ये सोचकर खुश हो रही हूँ कि बदी बदी को अपने कदमों में झुकाकर उसे अपनी कनीज़ बनाकर रखूँगी। वो शैतान की बेटी बड़े दावे से कहती थी कि मेरी सहेली है और मुझ पर कभी बुरा वक्त आएगा तो मेरे काम आएगी, लेकिन ज़मीन पर मुझे बेयारो मददगार छोड़कर अपने बाप के साथ भाग गई। मैं उससे ज़रूर इंतकाम लूँगी। मैंने पागल खाने में कुछ अर्से रहकर संजीदगी और जहानत से सोचना और उस पर अमल करना सीखा है। तुम्हें भी एक बात सिखाता हूँ, ख्वाब सिर्फ एक बार देखो, ठोस मंसूबा सिर्फ एक बार बनाओ, उसके बाद अमल करो। अमल करो और अमल करते रहो जब तक कामयाबी हासिल ना हो, तब तक जागती आंखों से ख्वाब ना देखा करो। तुम मलका बनकर बदी बदी के साथ क्या सलूक करोगी, इसका इन्हसार कामयाबी पर है। लिहाजा हमें सिर्फ उन 3 साइंसदानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने की तरकीब सोचना चाहिए। वो सोचने के अंदाज में खामोश रही। वो भला क्या सोचती। हालात ने तो पाशा को संजीदा और ज़हीन बनाया था। उसने रोशना को खामोश रखने के लिए सोचने की तरफ माइल किया था और ख़ुद खलाई जोन पर अपनी हुकूमत कायम करने के मंसूबों पर गौर कर रहा था। इसी खलाई हिस्से में दूसरी टीम सफ़र कर रही थी और वो देवी की टीम थी। उसके दोनों पैर रोबोट PP7 के पैरों पर थे। वो अपनी बाहें PP7 की गर्दन में डालकर उसके फौलादी जिस्म से लगी हुई थी। असली देवी शीतारा कभी किसी को अपना बदन छूने नहीं देती थी, ख्वाह वो इंसान हो या फौलादी रोबोट। उसके अलावा रोबोट मर्द होता है ना औरत। वो किसी से जिस्मानी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। उसका मशीनी दिल बैटरी का मोहताज रहता है और मशीनी दिल इंसानी जज्बात नहीं समझता। इसके बावजूद देवी रोबोट को भी इजाज़त नहीं दे सकती थी कि उसे हाथ लगाए। इस वक्त जो शीतारा रोबोट से लगी हुई थी वो डमी थी और असली देवी शीतारा साया बनी हुई अपनी डमी के अंदर थी। वो ऐसा तरीका इख्तियार करके पारस और लकी 7 वगैरह को यकीन करने पर मजबूर कर सकती थी कि वो डमी शीतारा को असली देवी समझें। यह सोचें कि असली देवी PP7 को हासिल करने के बाद किसी डमी के हवाले नहीं करेगी, क्योंकि कशिश शकल से निकलने के बाद डमी और PP7 असली देवी की गिरफ्त से आज़ाद हो जाते और देवी ज़मीन पर रहकर टेलीपैथी और आत्माशक्ति के जरिए उन्हें अपना ताबेदार बनाकर नहीं रख सकती थी। ठोस जिस्म को साया बनाने वाली गैर मामूली 50 अदद गोलियां उसे नसीब हो गई थीं। वो साया बनकर खला में अपनी डमी के जरिए ख्याल ख्वानी करती तो पारस वगैरह उसे असली देवी समझते।
देवी ने अपनी डमी की ज़ुबान से पूछा, PP7 ये सफ़र कब तक जारी रहेगा? वो बोला, हम शायद 1 घंटे में खलाई स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह रोशना पाशा के चेहरे से चेहरा लगाकर सोच के जरिए गुफ्तगू करती रही थी, इसी तरह डमी शीतारा PP7 की पेशानी से पेशानी लगाकर सोच के जरिए बातें कर रही थी। PP7 ने कहा, परवाज़ के दौरान मेरे फ्लाइंग शूज़ से एटमी शुआएँ खारिज होती हैं और ज़रा दूर तक फैलकर बुझती चली जाती हैं। मैं बहुत दूर ऐसी एटमी शुआओं को देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है हमारे अलावा कोई दूसरा भी खलाई सफ़र कर रहा है। देवी ने डमी के ज़रिए कहा, यह तशवीश की बात है। वो खलाई मुसाफिर हमारा दुश्मन भी हो सकता है। फ्लाइंग शूज़ की रफ्तार को बढ़ाओ, आगे बढ़कर देखो वह तन्हा है या उससे आगे उसके दूसरे साथी हैं। PP7 ने रिमोट कंट्रोलर के ज़रिए फ्लाइंग शूज़ की रफ्तार बढ़ाई और तेज़ रफ्तारी से परवाज़ करने लगा। रोशना ने दूर खला में देखते हुए कहा, पाशा वो देखो, हमारे अलावा खला में कोई दूसरा मुसाफिर है। मुझे सिर्फ शूज़ से खारिज होने वाली एटमी शुआएँ दिखाई दे रही हैं। तुम अपनी गैर मामूली बसारत से देखो। पाशा ने सर घुमाकर देखा, खला में नीम तारीकी थी। दूसरे मुसाफिर दूर थे, फिर भी उसने गैर मामूली बसारत से देखा। जिस तरह रोशना उसके पैरों पर पैर रखे उससे लिपटी खड़ी थी, इसी तरह डमी शीतारा एक शख्स से हम आगोश रहकर सफ़र करती हुई नजर आई। पाशा ने डमी शीतारा और PP7 को नहीं पहचाना। फौलादी रोबोट्स बज़ाहिर गोश्त पोस्त के इंसान नजर आते थे। इसी फ़रेब नज़र का फ़ायदा उठाकर पाशा ने खुद को रोबोट PP5 बना लिया था। उसने रोशना से कहा, अजीब इत्तफाक है, तुम्हारी तरह एक हसीना वहाँ भी एक शख्स से लिपट कर इसी तरह सफ़र कर रही है। वो घबरा कर बोली, ओह पाशा, ज़मीन पर वो जो साया बन जाने वालों का एक गिरोह है और जिसमें जहरीली तुम्हारा भी शामिल है, ये दोनों खलाई मुसाफिर उसी गिरोह से ताल्लुक़ रखती है। ये हमारे दुश्मन है। वो फरहाद अली तैमूर का गिरोह है। उन दोनों खलाई मुसाफिरों का ताल्लुक़ फरहाद से होता तो वह साया बनकर सफ़र करते, लेकिन वो दोनों मुझे साफ नजर आ रहे हैं। वो बोली, ये तो सोचो कि सोलारस PP5 और 6 को बेजान छोड़कर चला गया। फिर उस मैदान से चंद साए दोनों बेजान रोबोट्स के एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ ले गए। मेरी बात पर गौर करो, ज़मीन पर सिर्फ फरहाद के गिरोह में वो फ्लाइंग शूज़ हैं। सिर्फ उसी गिरोह के अफराद खलाई सफ़र कर सकती हैं। पाशा फिक्रमंदी से सोचने लगा। लकी 7 और पारस पहले ही साया बनकर खलाई जोन में पहुंच गए थे। अब ये 2 अफराद और जा रहे थे। फरहाद और सोनिया बड़े मक्कार हैं। हो सकता है वो दोनों साया बनकर उन नज़र आने वाले खलाई मुसाफिरों के साथ जा रहे हों। रोशना ने कहा, मैं तो भूल ही गई थी, फ्लाइंग शूज़ का एक और जोड़ा तुम्हारी दुनिया में था। बदी बदी अपने साथ PP7 को लाई थी, लेकिन वो दोनों बिछड़ गए थे। फिर PP7 अचानक गुम हो गया था। कैसे गुम हो गया था? वो बदी बदी से रब्ता कर सकता था। उसकी बैटरी का पावर ख़त्म हो चुका था। वह जहाँ भी बेजान होकर गिरा होगा, वहाँ किसी ज़हीन शातिर के हाथ लगा होगा। PP7 के किट में ऐसा सामान था जिसके ज़रिए उस खलाई रोबोट और फ्लाइंग शूज़ के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता था। ज़रा सोचो, क्या कोई तीसरी पार्टी तुम्हारी दुनिया में ऐसी थी जो खलाई सफ़र की जुर्रत कर सकती हो और उसे ख़तरा न हो कि खलाई जोन के साइंसदान और एटमी हथियार उसका कुछ बिगाड़ सकेंगे? पाशा तीसरे फ्लाइंग शूज़ के बारे में सोचने लगा। ऐसी वक्त PP7 तेज़ रफ्तारी से प्रवास करता हुआ पाशा से कुछ फासले पर पहुंचा। दोनों एटमी लिबास वालों ने एक दूसरे की तरफ रुख किया। एक ने रोशना को, दूसरे ने डमी शीतारा को अपने अपने एक बाजू में संभाला। फिर दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से अपने अपने लिबास के एक बटन को थाम लिया। यूं दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को धमकी दी कि अगर एक ने एटमी शवा से हलाक करना चाहा तो दूसरा भी उसी लम्हे में एटमी शवा के जरिए उसे फना कर देगा। ऐसे ही वक्त पाशा ने हैरानी से देवी शीतारा को देखा। असली देवी ने अपनी डमी की वही शक्ल सूरत रखी थी जिसे बरसों से दोस्त और दुश्मन देखते आए थे। वह हैरानी से सोच रहा था कि देवी खलाई जोन में क्यों जा रही है। क्या यह आत्मा शक्ति के जरिए वहाँ दुश्मनों पर गालिब आ सकेगी? उधर PP7 ने देवी से कहा, यह PP5 है। जोन में हम एक साथ रहते थे और इसके साथ जो नज़र आ रही है इसका नाम रोशना है। यह सोलारस की बेटी बदी बदी की सहेली है। देवी ने कहा, PP7 तुम धोखा खा रहे हो। मैंने खलाई सफ़र शुरू करने से पहले जो मालूमात हासिल की थी उन मालूमात के मुताबिक चंद साए PP5 और 6 के एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ ले गए थे। उनकी बैटरियों और मसनूई दिमागों को एटमी शवाओं के जरिए नाबूद कर दिया था। जब बैटरियां ना रहीं, मसनूई दिमाग ना रहे, तो फिर PP5 ने दोबारा कैसे ज़िंदगी हासिल कर ली? PP7 ने कहा, देवी जी आपकी बात गौर तलब है। यहाँ खला में गुफ्तगू हो सकती तो मैं उसे मुखातिब करके हकीकत मालूम कर लेता। ये हमारे और उनके लिए बेहतर है कि हम एक दूसरे पर हमले नहीं कर रहे। थोड़ी देर में हम खलाई स्टेशन पहुँचेंगे, ये भी वहाँ ज़रूर जाएंगे, तब इनकी असलियत सामने आ जाएगी। उधर पाशा ने रोशना से पूछा, क्या तुमने अर्जी दुनिया में रहकर देवी शीतारा का जिक्र सुना है? शायद सुना हो, मुझे याद नहीं है। फिर तो तुमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। ये ऐसी ख़तरनाक है कि इसका नाम एक बार सुनकर फिर कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह आत्मशक्ति के ज़रिए पत्थर जैसे दिमागों को भी मोम बना देती है।
इसने मुझे अभी पहचाना नहीं होगा, लेकिन खलाई प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर मुझे पहचान लेगी। क्या ये तुम्हारे दिमाग में भी घुस आएगी? नहीं, जब तक किसी चालाकी से मेरी दिमागी तवानाई में कमी नहीं करेगी तब तक मेरे अंदर नहीं आ सकेगी। तुम्हें कमज़ोर करने के लिए अपने रोबोट जैसे इस शख्स से हमले करा सकती है। मुझे तो लगता है कि वो यकीनन PP7 है। मैंने लिबास के अंदर एटमी लिबास पहना है, मुझ पर हमलों का असर नहीं होगा। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि देवी के उस साथी को कमज़ोर बना दूँ या उसे ख़त्म कर दूँ। उन्हें एक खलाई स्टेशन नज़र आने लगा। PP7 वहाँ के इंचार्ज स्टेशन मास्टर को सिग्नल देने लगा। इंचार्ज ने खलाई मंजर पेश करने वाली स्क्रीन पर देखा। उसे PP7 के अलावा PP5 भी एक हसीना के साथ नजर आई। इंचार्ज ने खलाई प्लेटफॉर्म का गेट खोल दिया। उनसे ज़्यादा सवालात इसलिए नहीं किए कि वह दोनों जाने पहचाने रोबोट थे। वो अपनी अपनी साथी के साथ परवास करते हुए गेट से गुजरते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गए। इंचार्ज स्टेशन मास्टर ने पूछा, रोशना तुम कहाँ रह गई थी? और PP5, यहाँ सोलारस ने आकर बताया है कि चंद सायों ने तुम्हें बेजान कर दिया था। मालूम होता है रोशना ने अपनी कोशिशों से तुम्हें नई जिंदगी दी है। ये गुफ्तगू खलाई जुबान में हो रही थी। पाशा ये जुबान बोल नहीं सकता था। रोशना ने जल्दी से कहा, जी हाँ, मैंने बड़ी कोशिशों से इसे दोबारा ज़िंदगी दी है। फिर वह गुफ्तगू का रुख बदलकर PP7 से बोली, तुम अर्जी दुनिया में गुम हो गए थे, फिर ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरी मौसिना है। इसी ने मुझे नई जिंदगी दी है। ये अपनी दुनिया में तनहा थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आऊँ। रोशना ने इंचार्ज से पूछा, क्या सोलारस आज़म और बदी बदी यहाँ हैं या जोन में? सोलारस आज़म ने अर्जी दुनिया से आने वाले 2 सायों के जरिए सासा निकोलाई और सासा मोराई को जोन से भागने पर मजबूर कर दिया है। वो दोनों साइंसदान अपने 7 अदद रोबोट्स के साथ वो जोन छोड़कर जा चुके हैं। अब वहाँ सिर्फ सोलारस की हुकूमत कायम हो रही है। पहले 3 साइंसदान हुकूमत कर रहे थे, अब एक की हुकूमत कायम हो गई है। पहले यहाँ से 2 साई जोन में गए थे, फिर सोलारस ने यहाँ से जाने से पहले वादा किया था कि अवाम की हुकूमत कायम होगी, लेकिन वहाँ तो सोलारस के हुक्मरान बनने का ऐलान किया जा रहा है। इस सिलसिले में वो 2 साई खामोश हैं। शायद वो साई निकोलाई और मोराई के ताक़ुब में गए हैं। रोशना ने कहा, यह तो सोलारस सरासर धोखा दे रहा है। हमें उसे नया हुक्मरान तस्लीम नहीं करना चाहिए। देवी अपनी हुकूमत कायम करने आई थी। उसने अपनी डमी की ज़ुबान से कहा, मेरे पास टेलीपैथी का ज़बरदस्त इल्म है। मेरे साथ PP7 है। हम वहाँ यानी अवाम की हुकूमत कायम करेंगे। PP7 ने कहा, मेरे अलावा ये PP5 है। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई है कि PP5 की बैटरी और दिमाग को ज़मीन वालों ने फना कर दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? रोशना ने कहा, बदी बदी वहाँ से फ़रार होते वक्त मेरे पास अपना एक ख़ास बैग छोड़ गई थी। उसमें एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ थे, जिसे तुम मेरे साथी के जिस्म पर देख रहे हो। ये रोबोट PP5 नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर गोश्त पोस्ट का इंसान है। देवी ने कहा, अच्छा, तो इसके चेहरे पर PP5 का मेकअप करा के खलाई मखलूक को धोखा देकर इसे यहाँ लाई हो। रोशना ने कहा, यह धोखा सही, लेकिन हमारे जोन के अवाम को नाकाबिल शिकस्त रोबोट जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये तुम्हारे PP7 से ज़्यादा ताकतवर और ज़हीन है। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो जोन पर अवाम की हुकूमत कायम नहीं कर सकेंगे। बोलो, क्या सोचती हो? आपस में लड़ना मरना या अपनी हुकूमत कायम करना? देवी को सोलारस के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और हमायत की ज़रूरत थी। उसने कहा, हम ख्वामखा नहीं मरेंगे। जोन में जाकर अवाम की हुकूमत कायम करने के लिए सोलारस से मुकाबला करते हुए जान देंगे। इंचार्ज स्टेशन मास्टर ने कहा, शाबाश, मैं तो मायूस हो गया था कि अब हमें सोलारस के खिलाफ जंग करने की कुव्वत नहीं मिलेगी। अब यहाँ 2 रोबोट्स आ गए हैं और यहाँ स्टॉक रूम में दर्जनों एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ हैं। अब हम जानिसारों की फ़ौज बनाएंगे। देवी ने यह सुना कि वहाँ दर्जनों एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ हैं तो उसने दिल ही दिल में तय किया कि वह तमाम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्तेमाल में लाएगी। रोशना ने डमी शीतारा के पास आकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, हम मुत्तहिद होकर रहा करेंगे तो अवाम की हुकूमत हमेशा रहेगी। सोलारस भी दूसरे साइंसदानों की तरह वहाँ से भाग जाएगा। डमी ने उसे मुसाफा करते हुए कहा, बेशक, मुझे तुम सबके ताउन से यहाँ रामराज कायम करना है। रामराज का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक मिसाली हुकूमत। पाशा ने कहा, पहले मैं समझ रहा था कि तुम फरहाद की टीम से ताल्लुक़ रखती हो और शीतारा के भेस में आ गई हो, लेकिन तुम्हारे रामराज की प्लानिंग से यकीन हो गया है कि तुम देवी हो। देवी ने कहा, और मेरा भी अंदाज़ा गलत नहीं है कि तुम पाशा हो। पारस के दुश्मन और मेरे दोस्त बनकर होगे। वह मुस्कुरा कर बोला, मैं पारस से दुश्मनी कर सकता हूँ, मगर मेरी क्या मजाल कि मैं अपने दीन से दुश्मनी करूँ। बहरहाल सोलारस को शिकस्त देने तक हम मुत्तहिद रहेंगे। फिर वो सब इंचार्ज स्टेशन मास्टर की तरफ जाने लगे। देवी ने बाद में मौका पाकर तन्हाई में PP7 से कहा, यहाँ के लोगों को अपने एतमाद में लो और मेरी हमायत के लिए तैयार करो। उनके दिमागों में ये बात नक्श कर दो कि तुम उनके अपने खलाई रोबोट होकर और पाशा नकली रोबोट बनकर यहाँ आया था। इसी तरह वो आइंदा भी धोखा देगा। वर्जी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। उसे खलाई जोन के अवाम से सिर्फ दिखावे की हमदर्दी है और रोशना उसके इश्क में दीवानी होकर अपनी ही चालबाजी दिखाएगी, जैसे बदी बदी अपने बाप से मिलकर दिखा रही है। खलाई प्लेटफॉर्म पर इत्तेहाद भी कायम हो रहा था और मुनाफकत भी हो रही थी,
लेकिन मुनाफकत के बावजूद सोलारस अपने जोन में उनके इत्तेहाद से जल्द ही टकराने वाला था। कोई किसी से कमज़ोर होना या पसपा होना नहीं चाहता, इसलिए सोलारस ने भी साया बनाने वाली गोलियों की गैर मामूली कुव्वत हासिल कर ली। उसने पूरी 100 गोलियां तैयार की, 50 गोलियां अपनी बेटी बदी बदी के लिए और 50 अपने लिए। बदी बदी पूरे जोन का दौरा करके लेबॉर्ट्री में आई तो गोलियों को देखकर खुश हो गई। बाप से लिपट कर बोली, बॉब तुम बहुत ग्रेट हो। यूं तो अब हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और इत्मीनान ये है कि तुम्हारा का जहर मेरे साय को ढूंढता रहेगा और वह कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। बेटी तुम मेरी कुल कायनात हो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जब पारस ने वो 2 गोलियां दी थी तब भी मेरे जहन में ये बात आई थी कि अब मैं इन 2 गोलियों से 2 लाख गोलियां बना सकूंगा। उन्होंने 2 प्लास्टिक की डब्बियों में 50-50 गोलियां रखी, फिर उनमें से एक एक गोली निकल निकल उठाई। उसी वक्त अचानक तारीकी छा गई। खौफ के मारे दोनों के हाथों से गोलियां छूटकर मेज़ पर गिर गईं। खौफ ये था कि तुम्हारा और पारस के साए आ गए हैं और आने से पहले अंधेरा कर दिया। बात कुछ ऐसी ही थी। पारस ने गैर मामूली बसारत से तारीकी में मेज़ पर पड़ी हुई गोलियों को देखा, इन्हें उठाया और इनकी जगह दूसरी गोलियां रखकर ख्याल ख्वानी के जरिए लक्की सेवन से कहा, लाइट ऑन कर दो। रोशनी हो गई। तारीकी सिर्फ चंद सेकंड के लिए थी। ज़्यादा देर तारीकी रहती तो बाप बेटी अपने बचाव के लिए फ़ौरन ही डिब्बिया से दूसरी गोलियां निकाल कर निकल लेते। पारस ये नहीं चाहता था। उनके पास जो 50-50 गोलियां थीं वो उन बाप बेटी को साया नहीं बना सकती थी। रोशनी होते ही उन्होंने मेज़ पर 2 गोलियों को देखा, फिर एक एक उठाकर अपने मुंह में रखकर हलक से नीचे उतार लिया। पलक झपकते ही वो दोनों साया बन गए। बदी बदी ने खुशी से चीख कर कहा, बॉब तुम नज़र नहीं आ रहे हो क्या? मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ? नो माई चाइल्ड, तुम भी नज़र नहीं आ रही हो। मैंने इन 2 गोलियों का कामयाब तज्जिया किया है, अब हम नाकाबिले शिकस्त बन चुके हैं। वसी और इस लेबॉर्ट्री के एक गोशे में खड़ी हुई लक्की सेवन ने पारस से कहा, बेचारे कितने खुश हो रहे हैं। पारस ने कहा, दुआ करो शैतान इन्हें सदा खुश रखे। आग ज़्यादा हो, उस आग पर एक देग चढ़ी हो, उस देग में पानी खोल रहा हो, देग के ऊपर बर्फ़ की सिल रखकर किसी अहमक को बिठा दिया जाए तो वह ठंडक से खुश होता रहेगा। बर्फ़ पिघलने के बाद क्या होगा? मगर नहीं, ये बात की बात है। वैसे मोटी अकल से भी समझा जा सकता है कि एक देग में गर्म खोलता हुआ पानी हो और ऊपर बर्फ़ की सिल रखी हो तो बर्फ़ पिघलते ही इस सिल पर बैठा शख्स गर्म खोलते हुए पानी में जा गिरेगा। ऐसा ही कुछ अंजाम सोलारस और बदी बदी का होने वाला था। वो साया बनने के बाद बहुत खुश थे। प्लास्टिक की 2 डिब्बियों में वो गोलियां थीं जो उन्हें यकीन दिला रही थीं कि वो दोनों आइंदा भी अपने ठोस जिस्मों को सायों में बदलते रहेंगे। उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उनके पास सिर्फ गोलियां नहीं थीं, बल्कि वैसी गोलियां तैयार करने का फार्मूला भी था। अब वो सिर्फ अपने जोन पर ही नहीं, दूसरे खलाई जोन पर भी अपनी हुकूमत कायम कर सकते थे। फिर ये खुशी थी कि वो अपनी तबई उम्र तक जिंदा रह सकते थे। उन्हें कोई दुश्मन मार नहीं सकता था। उन सायों पर से बुलडोज़र गुजर जाता, उन पर एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब बरसाए जाते, तब भी वो ज़िंदगी से भरपूर कहके लगाते रहते। बदी बदी ने कहा, बॉब मैं उस वक्त तक गोलियां इस्तेमाल करती रहूँगी जब तक जहरीली तुम्हारा और जहरीला पारस ठोस जिस्म में नज़र नहीं आएंगे, और मैं एटमी शवाओं से उन्हें हलाक नहीं करूँगी। तब तक साया बनकर उनके जहर से महफूज रहूँगी। सोलारस ने कहा, मैं भी साया बनकर रहूँगा। वो दोनों हमारे दुश्मन निकोलाई और मोराई के पीछे गए हैं, पता नहीं कब वापस आएंगे। आओ हम चलें। बाप बेटी के साए एक दीवार पर मुतहर्रिक नजर आ रहे थे। सोलारस ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को खोला तो सोच में पड़ गया। ये बात समझ में आई कि साया बन जाने वाला अपनी मर्जी से दरवाज़ा खोलना चाहे तो उसका हाथ ठोस हो जाता है। दरवाज़ा खोलने के बाद फिर वो हाथ ठोस नहीं रहा। साया बनकर नाकाबिले गिरफ्त हो गया था। उसे याद आया कि अर्जी दुनिया में जब उसके दोनों रोबोट्स बेजान हो गए थे और उसने उन्हें जिंदा करने के लिए वोल्टेज बढ़ाना चाहा था तो पारस के साए ने उसके मुंह पर ठोकर मारी थी। यानी ठोकर मारते वक्त साए का पैर ठोस हो गया था। उसने बदी बदी से कहा, बेटी हम ये भूल गए थे कि साया जब चाहे अपने जिस्म के किसी हिस्से को ठोस बना सकता है। एक साया दरवाजे को पकड़ नहीं सकता, लेकिन अभी मैंने तुम्हारे सामने दरवाजे को पकड़ कर खोला है। हाँ बॉब, मैं ये भूल गई थी कि हम जब चाहें आर्जी तौर पर ठोस बन सकते हैं। मैं अभी आपका बाजू पकड़ना चाहती हूँ, आप दाएं हाथ ठोस बना लें। दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से एक एक हाथ को ठोस बनाकर एक दूसरे के हाथ को थाम लिया। ऐसा चंद सेकंड के लिए हुआ, फिर दोनों के ठोस हाथ खुद ब खुद नाकाबिले गिरफ्त साए बन गए। बदी बदी ने परेशान होकर कहा, बॉब साया बनने के बावजूद वो जहरीला हमारे लिए ख़तरनाक है। चंद सेकंड के लिए ठोस बनकर अपना जहर हमारे अंदर पहुंचा सकते हैं। यही मैं सोच रहा हूँ। वैसे हम उनसे दुश्मनी जाहिर करने से पहले इस बात को समझ गए हैं, लिहाजा जब तक उन्हें हलाक न करें दोस्त बनकर रहेंगे। लकी सेवन और पारस उनकी बातें सुनकर उस इमारत से बाहर आ गए। पारस ने कहा, वो दोनों 24 घंटे तक साया बनकर रहेंगे। इसके बाद ये भेद खुल जाएगा कि उन्होंने कंप्यूटर के जरिए जो फार्मूला हासिल किया था उसमें हमने गड़बड़ कर दी थी। उनके पास जो गोलियां वो उन्हें साया नहीं बना सकेंगी। लकी सेवन ने कहा, सोलारस साया बनकर फिरौन बन जाना चाहता है। खला में हज़ारों मील के आसपास जितने जोन हैं सब पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है, लेकिन
अभी हमारे खौफ से ऐसा नहीं करेगा। अगर उसे यकीन हो जाए कि हम मर चुके हैं तो फिर वह खुलकर फ़िरौन का खेल खेलेगा, और उसे चंद घंटों तक ऐसा खेल खेलना चाहिए ताकि अवाम उसकी असलियत से वाकिफ़ हो जाएं। आओ हम उसके जानिसारों और उनकी औरतों में से किसी को पारस और तमारा बनाकर पेश करें। वो बोली, यहाँ के लोग ज़्यादा देर तनवीमी अमल के ज़ेरे असर नहीं रहते हैं। तुम उन्हें मामूल और ताबेदार बनाए बगैर हमारी डमी कैसे बनाओगे? खाने पीने की किसी चीज़ में एसाबी कमज़ोरी की दवा मिलाकर उन्हें कमज़ोर बनाएंगे। तनवीमी अमल करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो कमज़ोरी के बायस चलने फिरने के काबिल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे साए उनके अंदर रहकर अपनी मर्ज़ी से चलने फिरने और बोलने के काबिल बनाकर सोलारस के सामने ले जाएंगे। वो उन्हें गोश्त पोस्त के जिस्म में ज़ाहिर होने वाले पारस और तमारा समझेगा और एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उन्हें हलाक कर देगा। वो दोनों अपनी अपनी डमी के लिए शिकार की तलाश में चले गए। सोलारस ने लेबॉर्ट्री से बाहर आकर अपने उन गार्ड्स को देखा जो एटमी लिबास पहने हुए थे। फिर उसने एक को मुखातिब करते हुए कहा, मैं हूँ तुम्हारा सोलारस आज़म, क्या नज़र आ रहा हूँ? उसके ख़ास गार्ड्स हैरानी से इधर उधर देखने लगे। बदी बदी ने कहा, मैं भी तुम्हारे करीब हूँ। बॉब ने यहाँ कई घंटे गुजारे हैं और साया बन जाने का कामयाब तजुर्बा किया है। अब एक ख़ास मुद्दत तक किसी को नज़र नहीं आएंगे। सोलारस ने कहा, मैं इमारत के बाहर जाकर अपने बेटी के साथ फ्लाइंग कार में बैठने वाला हूँ। तुम चारों गार्ड्स चलते रहोगे। कार के पास पहुँचने तक हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। एक गार्ड ने कहा, हम सोलारस आज़म के ताबेदार हैं। हमें यह पूछने का हक है कि हम अपने सोलारस को कैसे पहचानेंगे? क्या अर्जी दुनिया से आने वाले वो जहरीले साए खुद को सोलारस कहकर धोखा नहीं दे सकते? शाबाश, तुमने ये सवाल करके अपना फ़र्ज़ अदा किया है। पहली बात तो यह है कि वो जहरीले साए हमारे दुश्मन हैं, तुम्हें धोखा नहीं देंगे। दूसरी बात यह कि अगर उन्हें दुश्मन फ़र्ज़ कर लो तो तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुम्हें हर हाल में उनके हर हुक्म की तामील करनी होगी। आओ चलो, हम अपने महल में जा रहे हैं। वह सब इमारत से बाहर फ्लाइंग कारों के पास आए। पूरे जोन में ये ऐलान अब तक हो रहा था कि पहले दो हुक्मरान सासा निकोलाई और सासा मुराई वहाँ से फ़रार हो गए हैं। तुम्हारा अपने लाइफ पार्टनर पारस के साथ उन फरार होने वालों के ताक़ुब में गई है। वो बाप बेटी महल में पहुँचे। चारों गार्ड्स ने महल में ड्यूटी देने वाले अफसरान और मुलाजमों को बताया कि सोलारस और बदी बदी साया बन गए हैं और अभी उनके आसपास महल में मौजूद हैं। सोलारस ने कहा, हमारे ये गार्ड्स दुरुस्त कह रहे हैं, हमें रिपोर्ट दी जाए कि हमारी आमद पर जोन के अवाम के तेवर के हैं। एक अफसर ने कहा, यहाँ के लोग निकोलाई और मुराई के चले जाने से खुश हैं, लेकिन यह अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अवाम आपकी मौजूदगी से खुश नहीं है, लेकिन आपके खौफ से खुशी जाहिर कर रहे हैं। सोलारस ने कहा, हाकिम का खौफ ना रहे तो अवाम बेलगाम हो जाते हैं, उन्हें खौफज़दा रहना चाहिए। बदी बदी ने कहा, बॉब मैं थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। बेटी, जब तक तुम्हारा और पारस ना आ जाएं तब तक तो मेरी ख्वाबगाह में आराम करो। मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। उसने महल के अफसरान और दूसरे जानिसारों को हुक्म दिया कि जैसे ही तुम्हारा और पारस की आमद की खबर मिले उसे फौरी इतला दी जाए। वो हुक्म देकर बेटी के साथ अपनी ख्वाबगाह में आ गया। वह थकी हुई थी, बिस्तर पर लेटते ही सो गई। सोलारस भी एक आरामदेह रॉकिंग चेयर पर बैठकर मौजूदा हालात पर सोचते सोचते ऊँघने लगा। वो भी थका हुआ था, उसे चेयर पर नींद आ गई। वैसी गहरी नींद में थे कि उन्हें जगाया ना जाता तो घंटों सोते ही रहते। कॉलबेल की आवाज़ ने बाप बेटी को चौंका दिया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा। बदी बदी ने पूछा, बॉब क्या आप मौजूद हैं? हाँ मौजूद हूँ, ज़रा देख लूँ कि कौन आया है। उसने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? एक गार्ड की आवाज़ आई, सोलारस आज़म, तुम्हारा और पारस बहुत बुरी हालत में आए हैं। वो दोनों साए हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो बुरी हालत में हैं? सोलारस, अब वो दोनों साए नहीं रहे हैं, हम सबको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्या? बदी बदी खुशी से चीख कर बिस्तर से उठी। दरवाजे पर बाप का साया नजर आ रहा था। वो करीब आकर बोली, बॉब गोल्डन चांस है। वो दरवाज़ा खोलकर बोला, मैं समझ रहा हूँ मेरी बेटी, आओ यह किस्सा ही तमाम कर दिया जाए। वो दोनों तेज़ी से चलते हुए महल के बड़े हॉल में आए। वहाँ कई जानिसार इधर उधर खड़े हुए थे। लकी, सैमन और पारस फर्श पर बैठे हुए गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। सोलारस ने कहा, पारस मैं सोलारस तुमसे मुखातिब हूँ। तुम देख रहे हो मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ है और तुम साया क्यों नहीं बन रहे हो? डमी पारस के अंदर पारस का साया था। उसने कहा, हम निकोलाई और मोराई का ताकुब कर रहे थे, उनके बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। वो हमारी मौजूदगी से बेखबर थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि उस वक्त गोलियों का असर ज़ायल हो गया और हम गोश्त पोस्त के जिस्म में ज़ाहिर हो गए। डमी लकी सेवन के अंदर लकी सेवन का साया था। वो बोली, इससे पहले कि हम दूसरी गोलियां अपनी जेब से निकालती, उनके रिपोर्ट्स ने हमें जकड़ लिया। मैंने और पारस ने उनके बाजुओं को दांतों से काटा, लेकिन वो फौलाद थे, उन पर हमारे जहर का असर नहीं हुआ। पारस ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं उन्होंने हमारे बाजू में कौन सा इंजेक्शन लगाया है कि हम ऐसी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं जैसे हमारी जान निकल रही हो। उन्होंने हमारी जेब से गोलियों की दोनों डिब्बियाँ निकाल लीं, फिर कहा कि वो हमें वापस जोन में जाने के लिए ज़िंदा छोड़ें ताकि हम तुम तक उनका पैगाम पहुंचा सकें। वो साया बनाने वाली गोलियों का तिब्बी तज्जिया करके वैसी ही हज़ारों गोलियां तैयार करेंगे, फिर साए बनकर यहाँ हमला करने आएंगे।
सोलारस ने गुस्से से कहा, जलील कुत्तो, तुम दोनों ने वो गोलियां उन्हें देखकर हमारे दुश्मनों को बहुत ताकतवर बना दिया है। पारस ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो, गुस्सा न करो, हमारा इलाज करो, हम अपने जहर से दोनों सासा को मार डालेंगे। बदी बदी ने कहा, बॉब, ये सेहतमंद होकर हमें भी जहर से मार डालेंगे, इन्हें फ़ौरन ख़त्म कर दो। उन बाप बेटी ने सिर्फ एक बार अर्जी दुनिया में पारस को तमारा के साथ देखा था। मज़ीद तस्दीक करने के लिए जहर के खौफ से उनके करीब नहीं गए। पारस ने यूं भी बड़ी महारत से अपनी और तमारा की डमी तैयार की थी और ऐसा ड्रामा प्ले किया था कि दोनों बाप बेटी धोखा खा गए। दोनों ने एटमी लिबास पहन रखा था। उन्होंने अपने अपने लिबास के एक बटन को 2 उंगलियों से थामा। वो साए थे, लिबास भी साए के साथ नादीदा हो गए थे, लेकिन बटनों से निकलने वाली एटमी शुआएं सबको नजर आईं। इसके साथ ही डमी तमारा और पारस की अधूरी चीखें सुनाई दी। इन चीखों के मुकम्मल होने से पहले ही दोनों डमियों के चीथड़े उड़ गए। बदी बदी के नुक्ता नज़र से बहुत बड़ी फतह हासिल हुई थी। हमेशा के लिए उन जहरीलों का खौफ दिल से निकल गया था, लेकिन सोलारस ने गुस्से से पांव पटक कर कहा, यह क्या हो गया? वो गोलियां दोनों सासा को मिल गई हैं। वो भी हमारी तरह सैकड़ों हज़ारों गोलियां तैयार कर सकते हैं। इन कमबख्त जहरीलों को मार तो डाला है, मगर मेरा सुकून गारत हो चुका है। उसने अपने 25 जानेसारों को बुलाकर कहा, दोनों सासा की तरफ से हमले का खतरा बढ़ गया, लिहाजा हर लम्हे चौकस रहा जाए। अगर वो साया बनकर आएंगे तो हम भी तुम सबको साया बनाने वाली एक एक गोली देंगे। तुम्हारे साया बनने के बाद उनके हमले नाकाम होते रहेंगे। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, यह तो मैं भूल ही गया था कि वो अपने रोबोट्स को साया नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वो ना कुछ खाते हैं और ना कोई चीज़ उनके फौलादी जिस्मानी निज़ाम को मुतासिर करती है। एक जानिसार ने कहा, इसका मतलब यह है कि सिर्फ वो दोनों सासा उन गोलियों के जरिए साया बनकर आएंगे। उन दोनों के साथ गोश्त पोस्त के जिस्मों वाला कोई दूसरा जानिसार नहीं है। सोलारस ने कहा, बेशक तुम सब साया बनकर आने वाले सासा से भी निमटोगे और उनके तमाम रोबोट्स के रेगुलेटर को 0 वोल्टेज पर ले आओगे तो ये सब नाकारा हो जाएंगे। सोलारस को अब ज़रा इत्मीनान हो रहा था। हालात बता रहे थे कि सिर्फ सासा निकोलाई और सासा मोराई साया बनकर आएंगे। उन्हें हलाक करना या फिर उन्हें जोन से फरार होने पर मजबूर कर देना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लकी 7 और पारस उन बाप बेटी के अंदर थे। उनकी खुशियों और अंदेशों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। उन्हें खुशी ये थी कि उन्होंने जहरीलों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर ली थी। अपनी दानिस्त में तमारा और पारस को मौत के घाट उतार दिया था। अब सिर्फ 2 दुश्मन सासा के साए मुसीबत बन रहे थे, लेकिन यह इत्मीनान था कि वह जहरीले नहीं हैं, उनसे निमट लिया जाएगा। मुख्तसर यह कि इस जोन में बाप बेटी की मनमानी हुकूमत कायम करने से रोकने वाले जहरीले नहीं रहे थे। हाँ, जोन में नहीं रहे थे, उनके अंदर थे। इस तरह मर चुके थे कि इन बाप बेटी के जिस्मों की कब्र में दफन होकर आराम फरमा रहे थे। खलाई प्लेटफॉर्म पर PP7 देवी की हदायत के मुताबिक काम कर रहा था। उसने सबसे पहले तन्हाई में इंचार्ज स्टेशन मास्टर से मुलाकात की। फिर उसे कहा, यह वक्त का तकाजा है कि हम सबको मुत्तहिद रहकर सोलारस से जंग कर दें, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सोलारस यहाँ से अवामी ताकत का ख्वाब दिखा कर गया था, लेकिन जोन में पहुंचकर उसने तुम सबके एतमाद को धोखा दिया है। ये रोशना सोलारस की बेटी की बड़ी गहरी और राजदार सहेली है। ये अपनी अर्जी दुनिया के आशिक पाशा के साथ यहाँ से जाएगी और वहाँ बदी बदी और सोलारस की हमायत करने लगेगी। इंचार्ज स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम्हारी बात दिल को लग रही है। हम पहले एक बार धोखा खा चुके हैं, आइंदा मोहतात रहेंगे। अगर रोशना जोन में पहुंचकर पटरी बदलेगी तो हम इसे इसके आशिक के साथ हलाक कर देंगे। इसके लिए लाजमी है कि एटमी लिबास पहनने वाले हमारे जितने साथी यहाँ से जाएंगे, उन्हें हम अपनी ये बात अच्छी तरह समझा दें कि जो PP5 के भेस में धोखा देकर रोशना के साथ आया, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाएगा। इंचार्ज स्टेशन मास्टर ने दूसरे अहम शोबों के अफसरान को ये तमाम बातें समझाई और कहा, रोशना और पाशा दर पर्दा कोई साजिश कर सकती हैं, इन पर कड़ी नज़र रखी जाए। हमें PP7 पर भरोसा करना चाहिए, जो असली रोबोट है और हम सबके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि हम तमाम ख़ास अफसरों के पास रिमोट कंट्रोलर है। लेकिन इस रिमोट कंट्रोलर के ज़रिए हम पाशा को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकेंगे। ऐसी बातों से वहाँ के छोटे बड़े अफसरान कायल हो रहे थे। पाशा देवी से कमतर बनकर नहीं रह सकता था, इसलिए रोशना भी वहाँ के अहम अफराद को अपने एतमाद में लेने के लिए बड़े प्यार से, बड़ी अदाओं से यूं दिल लुभा रही थी जैसे उन पर मरमिटी हो। खलाई स्टेशन में जो लोग ड्यूटी अंजाम देते थे, उनकी बीवियां और बच्चे जोन में रहा करते थे। वहाँ के सासा बड़ी तवील मुद्दत के बाद उन्हें जोन में अपने बीवियों के पास जाने देते थे। इसके अलावा ऐसे अफराद खलाई प्लेटफॉर्म में ज़्यादा रखे जाते थे जिनकी बीवियां या फैमिली मेम्बर नहीं होते थे। दोनों सूरतों में ऐसे तमाम अफराद औरत की मोहब्बत और अपनाइयत से महरूम रहते थे। ऐसे में उन्हें रोशना मिली तो गोया सहरा में प्यासों को ठंडे मीठे पानी का चश्मा मिल गया। उसने 18 ऐसे बड़े अफसरान को खुश कर दिया जो एटमी लिबास पहनकर जोन में जाने वाले थे। वो तन्हाइयों में उनसे मिलती रही। उन 18 में से हर अफसर यही समझता रहा कि वो हसीना सिर्फ उसके लिए रिजर्व हो चुकी है। दूसरी तरफ पाशा अपनी गैर मामूली समाज से काम ले रहा था। वो खलाई जुबान नहीं बोल सकता था, लेकिन सुनकर किसी हद तक समझ लेता था। PP7 जिसके पास जाकर उसकी और रोशना के खिलाफ जहर उगलता था, वह दूर एक जगह बैठा उसकी बातें सुन लेता था, फिर रोशना को बता देता था।
रोशना से किसी फ़र्द को तन्हाई में उल्लू बनाती थी, उससे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बातें करती थी। वो भी अपने दिमागी ट्रांसलेटर के ज़रिए अंग्रेज़ी बोलता था। पाशा आसानी से उसके दिमाग में पहुंचकर उसे रोशना की बातों और जज्बों से और ज़्यादा मुतासिर करता था। पाशा की गैर मामूली समात और बसारत के बारे में देवी बहुत कुछ जानती थी, लेकिन ये सोचकर मुतमईन थी कि वह खलाई ज़ुबान नहीं जानता है। वह दूर कहीं बैठकर खलाई ज़ुबान बोलने वालों की सिर्फ आवाज़ें सुन सकेगा, लेकिन उनकी बातें समझ नहीं पाएगा और ना ही उनकी ज़ुबान की सोच की लहरों को अपनाकर उनके दिमागों में पहुंच सकेगा। देवी ने बड़ी हद तक खलाई ज़ुबान सीख ली थी और अटक अटक कर बोलने भी लगी थी, लेकिन इस तरह वो रोशना के दिमाग में नहीं पहुंच सकती थी। वो ये नहीं जानती थी कि रोशना जब किसी अहम अफसर को फांसती है तो पाशा की सहूलत के लिए हर अहम अफसर को अंग्रेज़ी बोलने पर माइल करती है। दोनों तरफ से अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए जो चालें चली जा रही थी, उनमें रोशना और पाशा को ज़्यादा कामयाबी हो रही थी। इसकी एक ख़ास वजह यह भी थी कि डमी सितारा बहुत हसीन और पुरकशिश थी। खलाई प्लेटफॉर्म के कई अहम अफसरान ने उससे तन्हाई में दोस्ती की ख्वाहिश की थी, लेकिन वह दामन बचा कर निकल गई। दरअसल देवी ने अपनी डमी सितारा को पारस के लिए रिजर्व रखा था। पारस खला में उसे देवी तस्लीम कर लेता और जिस देवी को अब तक किसी ने हाथ नहीं लगाया उसकी तरफ माइल ज़रूर होता। डमी सितारा की पारसाई के सबब कई अहम अफसरान उससे वजन होकर सोचने लगे कि यह अर्जी दुनिया की हसीना मगरूर है, खलाई मखलूक को कमतर समझती है, लिहाजा जोन में पहुंचकर इसे बरतर होने का मौका नहीं दिया जाएगा। जोन की तरफ जाने से पहले खलाई प्लेटफॉर्म पर ज़बरदस्त तैयारियां हो रही थीं। हर 4-6 घंटे के बाद तमाम अहम अफसरान का इजलास होता था और पिछले इजलास के हवाले से प्लानिंग की जाती थी ताकि सोलारस से जंग शुरू हो तो प्लेटफॉर्म से जाने वालों में कोई कमी या खामी न रहे। कई इजलास के बाद 30 जानिसारों को पहनने के लिए एटमी लिबास दिए गए। डमी सितारा और रोशना को भी एटमी लिबास दिए गए। देवी इस बात से गाफिल थी कि रोशना और पाशा ने इस वक्त तक 20 एटमी लिबास पहनने वालों को अपनी तरफ माइल कर लिया है। तादाद के हिसाब से वो रोशना और पाशा से कमज़ोर है। फिर सबकी मुतफिका राय से इंचार्ज स्टेशन मास्टर ने तन्हा ऑडिटोरियम में आकर सोलारस से रब्ता किया। सामने वाली बड़ी स्क्रीन पर सोलारस के महल का बड़ा हॉल दिखाई दिया। वहाँ 2 खाली कुर्सियाँ थीं। उन 2 कुर्सियों के दाएं बाएं और पीछे सोलारस के एटमी लिबास पहने हुए जानिसार अदब से खड़े हुए थे। महल के नाज़िम आला ने इंचार्ज स्टेशन मास्टर को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें अपने ऑडिटोरियम की स्क्रीन पर 2 कुर्सियाँ खाली नजर आ रही होंगी, लेकिन ये खाली नहीं है। इनमें से एक पर सोलारस आज़म तशरीफ़ रखते हैं और दूसरी कुर्सी पर उनकी साहिबजादी हैं। वो रिवॉल्विंग कुर्सियाँ आप ही आप दाएं बाएं हिलने लगीं। दोनों बाप बेटी के कह के सुनाई दे रहे थे। फिर सोलारस ने कहा, तुमने खलाई प्लेटफॉर्म में तुम्हारा और पारस के 2 साए देखे थे। इस तरह हम बाप बेटी साए बन चुके हैं। हमारे पास ऐसी बेशुमार गोलियां हैं जो हमें हमेशा साए बना कर रखेंगी। इस कायनात का कोई दुश्मन हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। खलाई प्लेटफॉर्म वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सोलारस जैसे खतरनाक दुश्मन को साए बनने के लिए गैर मामूली गोलियों की एक और ताकत मिल जाएगी। इंचार्ज स्टेशन मास्टर का दिल डूबने लगा। उसने पूछा, वो साए बनकर रहने वाले तुम्हारा और पारस कहाँ हैं? वो फिर कह लगा कर बोला, उन दोनों की मौत उन्हें ज़मीन से खींचकर खलाई जोन पर ले आई थी। उन दोनों के ठोस वजूद के चीथड़े उड़ चुके हैं। यह और ज़्यादा खौफजदा करने वाली बात थी कि सोलारस ने 2 नाकाबिले गिरफ्त सायों को दोस्त बनाकर हलाक कर दिया है। सोलारस ने कहा, तुम स्क्रीन पर मेरी खाली कुर्सी को देख रहे हो, मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देख रहा हूँ। तुम परेशान नज़र आ रहे हो। तुम्हें मेरी कामयाबियों पर खुशी नहीं हो रही। वह जल्दी से बोला, खुशी हो रही है, लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर सोचने लगा कि आगे क्या कहना चाहिए। सोलारस ने गरज कर कहा, यू नॉनसेंस, तुम कोई बात छुपा रहे हो। याद रखो, मेरे जानिसार खलाई स्टेशन की तरफ आएंगे और प्लेटफॉर्म के नीचे से मैंने जितने ऑक्सीजन बम हटा दिए थे उन्हें फिर नस्ब कर देंगे। तुम सब वहाँ हराम मौत मरोगे। वो सहम कर बोला, सोलारस आज़म, मैं कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ। दरअसल हम सब यहाँ एक मुश्किल में गिरफ्तार हैं। अर्जी दुनिया से आपकी साहबजादी की सहेली रोशना PP5 के साथ आई है और PP7 सितारा नाम की एक हसीना के साथ आया है। दूसरी खाली कुर्सी से बदी बदी की आवाज़ आई। PP7 अर्जी दुनिया में गुम हो चुका था। अगर तुम सच बोल रहे हो तो उन चारों को ऑडिटोरियम में लाओ, हम यहाँ उन्हें देखेंगे। आपका हुक्म सार आंखों पर, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। वो अपनी जगह से उठकर तेज़ी से चलता हुआ ऑडिटोरियम से बाहर आ गया। बाहर PP5, डमी सितारा, रोशना, पाशा और 30 एटमी लिबास पहने हुए जानिसार खड़े हुए थे। इंचार्ज ने उन्हें सोलारस की बातें सुनाई और ये बताया कि उसने तुम्हारा और पारस को हलाक कर दिया है और आइंदा अपनी बेटी के साथ हमेशा साया बनकर रहेगा। यह सुनकर देवी ने अपनी डमी के जरिए कहका लगाया, फिर कहा, सोलारस और पारस को हलाक करेगा, ये नामुमकिन है। इंचार्ज ने पूछा, तुम इसे नामुमकिन कैसे कहती हो जबकि वो दोनों बाप बेटी साया बने हुए हैं? डमी सितारा ने कहा, वो दोनों फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा फ्रॉड मैं भी कर सकती हूँ। किसी दूसरी जगह छुपकर वहाँ माइक्रोफोन से कहूँगी कि मैं साया बन गई हूँ तो उन्हें यकीन करना होगा।
वो जानते हैं कि अर्जी दुनिया वालों के पास साया बनाने वाली गोलियां हैं। वो ये नहीं जानते कि ऐसी गोलियां सिर्फ फरहाद के गिरोह के मेंबरों के पास हैं। पाशा ने कहा, मैं भी ये यकीन नहीं कर सकता कि सोलारस ने पारस को हलाक कर दिया, क्योंकि शैतान को क़यामत तक कोई हलाक नहीं कर सकता। रोशना ने कहा, पारस जिंदा हो या मुर्दा, हमारे लिए तशवीश की बात यह है कि वो बाप बेटी साया बन सकते हैं। इंचार्ज ने कहा, पारस ने उस प्लेटफॉर्म से जाने से पहले सोलारस और उसकी बेटी को साया बनाने वाली एक गोली दी थी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उन गोलियों के जरिए वो दोनों साया बने हुए हैं। डमी शीतारा ने कहा, तुमने ये बात पहले नहीं बताई कि पारस ने उन्हें गोलियां दी थीं। अब तो मैं पूरी यकीन से कहती हूँ कि पारस हमारी समझ में ना आने वाली चाल चल रहा है। इंचार्ज ने कहा, ऑडिटोरियम की स्क्रीन पर सोलारस तुम सबका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें फ़ौरन किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। एक अफसर ने कहा, शीतारा की यह चाल दुरुस्त होगी कि यह दूसरी जगह से माइक्रोफोन के जरिए गुफ्तगू करे और यह तासुर दे कि अर्जी दुनिया से आने वाले भी साया बन सकते हैं। इस तरह सोलारस ज़रा दबाव में रहेगा। वो सब इस बात से मुत्तफिक हो गए। डमी शीतारा 2 अफसरान के साथ दूसरी जगह चली गई। रोशना, पाशा और PP7 इंचार्ज के साथ ऑडिटोरियम के अंदर आ गए। स्क्रीन की एक खाली कुर्सी से सोलारस की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। वो गालियां देकर बोल रहा था, क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? यहाँ बैठा कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ मर गए थे? पाशा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम गरज कर नहीं धीमी आवाज़ में बोलोगे तब भी हमें सुनाई देगा। दूसरी खाली कुर्सी से बदी बदी ने पाशा से कहा, PP5, क्या तुम भूल गए हो कि सोलारस आजम के सामने उनके तमाम जानिसार और तमाम रोबोट्स खड़े रहते हैं? PP7 ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, PP5 की तरह मैं भी बैठ रहा हूँ, क्योंकि हमें सोलारस के सामने खड़े रहना चाहिए, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें इंचार्ज ने नहीं बताया कि हम साया बनकर रहने लगे हैं? साया बनकर रहना कौन सा कमाल है? मेरे साथ जो शीतारा है वो भी साया बनकर अभी यहाँ मौजूद हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसी गोलियाँ सिर्फ हमारे पास हैं। सोलारस और बदी बदी को आवाज़ सुनाई दी, मैं शीतारा बोल रही हूँ। इन लम्हात में PP7 के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हूँ। तुम बाप बेटी ये भूल रहे हो कि अर्जी दुनिया वालों के पास साया बनाने वाली गोलियों की कमी नहीं है। थोड़ी देर तक खामोश रही। वो बाप बेटी पहले ही फिक्रमंद थे कि दोनों सासा किसी वक्त हमला करके साया बनकर आएंगे। अब ये दूसरी फिक्र शुरू हो गई कि अर्जी दुनिया से भी साया बनने वाली एक शीतारा खलाई प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई है। सोलारस ने कहा, मुझे शुबा है कि तुम्हारे दरमियान कोई साया बनने वाला नहीं है। PP7 के साथ जो शीतारा आई है वो कहीं छुप गई है और वहाँ से अपनी आवाज़ सुना रही है। पाशा ने कहा, हमें भी शुबा है कि तुम बाप बेटी कहीं छुप कर वहाँ से बोल रहे हो और साया बन जाने वाली झूठी बात कह रहे हो। इन खाली कुर्सियों के कभी कभी हिलने का मतलब ये नहीं है कि इन पर साए बैठे हुए हैं। सोलारस ने कहा, हमारी कुर्सी के सामने मेज़ पर फल रखे हुए हैं, इन्हें तवज्जो से देखो। सबने देखा उन फलों में से एक फल खुद ब खुद उठकर खाली कुर्सी के पास गया। उस फल की वापसी पर वो थोड़ा सा यूं कटा हुआ था जैसे किसी ने दांतों से काटकर वापस उस फल को रख दिया हो। बदी बदी की आवाज़ आई, हमने सबूत पेश किया है। अब वो साया बनने वाली शीतारा अपनी मौजूदगी का सबूत पेश करे। शीतारा ने कहा, सबूत ज़रूर पेश करूंगी, लेकिन पहले ये बताओ, सोलारस यहाँ से अवामी हुकूमत कायम करने का वादा करके गया था, लेकिन वहाँ फ़िरौन बनकर हुकूमत करने लगा। उसने अवाम के एतमाद को धोखा क्यों दिया है? सोलारस ने कहा, मैं यहाँ का हुक्मरान हूँ और हुक्मरान किसी के सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं होता, बल्कि अपने मजाज के खिलाफ कोई बात सुनता है तो उस बात करने वाले को जिंदा दफन कर देते हैं। अगर तू इस जोन में रहकर यह सवाल करती तो तेरा अंजाम भी बड़ा इबरतनाक होता। फिर उसने इंचार्ज को मुखातिब करके कहा, PP5 और 7 को फ़िलहाल नाकारा बना दो। रोशना और शीतारा को गिरफ्तार कर लो। शीतारा की आवाज़ आई, मैं तो साया हूँ, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। अब मैं भी तुम्हारी तरह साया बनकर रहने का सबूत पेश करती हूँ। देखो, इंचार्ज स्टेशन मास्टर को तवज्जो से देखो। फिर उसने इंचार्ज से कहा, तुम अपना मुंह खोलो, मुझे सबूत पेश करने दो। इंचार्ज कश्मकश में था। उसका ख्याल था कि शीतारा सबूत पेश नहीं कर सकेगी, लेकिन यह भी ख्याल आया कि शायद वो कोई चाल चलकर सोलारस को मुतमईन करेगी। उसने मुंह खोला, फिर महसूस किया कि उसके मुंह में रेत के बराबर एक जर्रा आया है। शीतारा की सरगोशी सुनाई दी, इस जर्रे को फ़ौरन निगल जाओ, यूं समझो कि मैं दुश्मन को बेवकूफ़ बना रही हूँ। उसने जर्रे को निगल लिया। दूसरे लम्हे वो नज़रों से ओझल हो गया। रोशना और पाशा ने हैरानी से इंचार्ज की खाली कुर्सी को देखा। उधर बाप बेटी हैरानी और परेशानी से उठकर खड़े हो गए। सबूत मिल गया था। यकीन हो गया था कि साया बन जाने वाली एक हस्ती अर्जी दुनिया में से आ गई है। शीतारा की आवाज़ सुनाई दी, खलाई जोन का फ़िरौन ऐसे खामोश है जैसे मर चुका हूँ। वैसे बेहतरी सी में है कि मेरे जोन में पहुँचने से पहले बेटी के साथ खुदकुशी कर लो। सोलारस ने कहा, तुम मुझे खुदकुशी का मशवरा दे रही हो? मैं तुम्हें दोस्ती का मशवरा देता हूँ, ज़रा गौर करो। हम यहाँ साए बन जाने वाले दो हैं और तुम तनाव। हमसे मिल जाओगी तो हमारी और तुम्हारी ताकत में इजाफा हो जाएगा। ये बात दिमाग से निकाल दो कि मैं यहाँ तन्हा हूँ। देखो, इस ऑडिटोरियम का दरवाज़ा खुल रहा है और एक फ़ौज तुम्हारे सामने आ रही है। दरवाज़ा खुल गया। खलाई प्लेटफॉर्म के 30 जानिसार एटमी लिबास पहने हुए अंदर आए। शीतारा की आवाज़ आई, इन्हें गिन लो, ये 30 अदद हैं।
लेकिन साया बनाने वाली हज़ारों गोलियां मेरे पास हैं। मैं इन सबको साया बनाकर जोन में आऊँगी। मेरे आने से पहले फैसला करो कि खुदकुशी करोगे या दोनों सासा की तरह बेटी के साथ वहाँ से फरार हो जाओगे। इंचार्ज स्टेशन मास्टर का कहका सुनाई दिया। फिर उसने कहा, देखो सोलारस, मैं तुम्हारे सामने बैठे बैठे नज़रों से ओझल हो गया। इसी तरह हमारी ये 30 जानिसार नज़रों से ओझल होकर तुम्हारे पास पहुँचेंगे। इससे पहले तुम अपनी दी हुई धमकी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म को ऑक्सीजन बमों से तबाह करना चाहोगे तो हम तमाम सायों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। शीतारा के मशवरे के मुताबिक जल्द ही फैसला कर लो, खुदकुशी या फरार। तीसरा रास्ता है हमसे जंग, जो तुम नहीं कर सकोगे। सोलारस ने कहा, मैं झुकने वाला हूँ और ना टूटने वाला। शीतारा को मालूम हो कि मेरे पास साया बनाने वाली गोलियों का फार्मूला है। फिलवक्त मेरे पास 98 गोलियाँ हैं और ये अपनी फ़ौज को अभी साया बनाने के लिए काफ़ी हैं। मैं अभी लेबॉर्ट्री में जाकर बेशुमार ऐसी गोलियां तैयार करूंगा। ये कहते ही उधर से मशीन को ऑफ कर दिया गया। स्क्रीन सादा हो गई। रोशना और पाशा दिल बर्दाश्त हो रहे थे। उन्होंने शीतारा के पेश करदा सबूत को देखा था। इंचार्ज को साया बनाकर उसने ये साबित कर दिया था कि वो रोशना और पाशा से बरतर है। वो सब ऑडिटोरियम के बाहर आए। उनसे पहले डमी शीतारा 2 अफसरान के साथ तमाम जानिसारों के पास आ गई थी और हैरानी से कह रही थी कि इंचार्ज साया बन गया है। उन सबको इंचार्ज की आवाज़ सुनाई दी, हाँ मैं साया बन गया हूँ और यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन शीतारा, तुमने ही मेरे मुंह में कोई दवा रखी थी। डमी के साथ जो अफसरान थे उन्होंने कहा, नहीं, ये शीतारा तो हमारे साथ थी। हम खुद हैरान हैं, तुमने सोलारस को साया बन जाने वाली बात के सिलसिले में धोखा देना चाहा, लेकिन वो फरेब और झूठ सच बन गया। पाशा ने डमी शीतारा को सर से पैर तक देखते हुए कहा, 2 अफसरान गवाही दे रहे हैं कि तुम उनके साथ थीं। फिर इंचार्ज के मुंह में किसने दवा रखी? किसने उसे साया बनाया? देवी ने रोशना के अंदर समाकर कहा, मैं रोशना की ज़ुबान से अंग्रेज़ी बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हारी ज़ुबान रवानी से बोल नहीं सकती। मैंने सोलारस पर तुम लोगों की दहशत तारी करने के लिए इंचार्ज को साया बनाया। ये 4 घंटे बाद नज़र आने लगेगा। फिर डमी शीतारा ने देवी की मर्ज़ी से सवाल किया, मगर तुम कौन हो? मैं तो साया बन जाने का झूठा दावा कर रही थी, तुमने उसे सच कर दिया। देवी ने फिर रोशना के ज़रिए कहा, मुझे अफसोस है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। पाशा ने कहा, हम अकल से समझ सकते हैं, साया बनाने वाली गोलियां सिर्फ बाबा साहब के दायरे में हैं, तुम उसी इदारे से आई हो। डमी शीतारा ने कहा, मैं भी यही जानती हूँ कि ऐसी गोलियां सिर्फ उसी इदारे में हैं और मेरी अकल कहती है कि तुम यहाँ तनहा नहीं आई हो, तुम्हारे साथ इस इदारे के दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी होंगे। पाशा ने तायद में कहा, मैं भी यही समझता हूँ। जिस तरह लकी, सेवन और पारस साया बनकर सोलारस और उसकी बीवी के साथ यहाँ आए थे, उसी तरह तुम भी पता नहीं कितने साथियों के साथ साया बनकर हमारे साथ यहाँ तक आई हो। इंचार्ज ने कहा, तुम जो कोई भी हो, हमारी मोहसिन हो। तुमने सोलारस जैसे जालिम और ख़तरनाक हुक्मरान के सामने हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर जाहिर किया है। अब वो भी साया बनाने वाली हज़ारों गोलियां तैयार करेगा। देवी ने कहा, अगर सोलारस को साया बन जाने वाली गोली पारस ने दी है और गोलियां तैयार करने का फार्मूला भी पारस ने दिया है, तो फिर सोलारस से ज़्यादा कोई बेचारा कोई नहीं होगा। चंद घंटों में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। इंचार्ज ने कहा, सोलारस का अंजाम इबरतनाक होना चाहिए। हम अपनी मौसना से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे 30 अदद जानिसारों को भी साया बना दे। हम अभी यहाँ से सोलारस की सरकोबी के लिए रवाना होंगे। मैं वहाँ अवाम की हुकूमत कायम करने के लिए हर तरह ताउन करूँगी, लेकिन अभी किसी को साया बनाने वाली गोली नहीं दूंगी। तुम सब जोन में पहुँचोगे और तुम्हारे मुकाबले में दुश्मन साया बन कर आएंगे, तो मैं 1 मिनट में वहाँ तुम सबको साये में तब्दील कर दूंगी। पाशा ने कहा, तुम अभी से वो गोलियाँ हमें दे दोगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? साया बनते ही हमारे हौसले और बुलंद हो जाएंगे। मेरे पास बेशुमार गोलियाँ हैं, मैं उन गोलियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखना चाहती हूँ, इसलिए सिर्फ ज़रूरत के वक्त तुम लोगों से ताउन करूँगी। पाशा ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी गैर मामूली गोलियां देवी के हाथ लग गई होंगी। वह सोच रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पर साया बनकर रहने वाली बाबा साहब के दायरे से आई है। वह सिर्फ उसी की नहीं, शीतारा की भी दुश्मन होगी। उसने रोशना के दिमाग में आकर कहा, मैं साया बनकर रहने वाली हस्ती से मुखातिब हूँ। ये अच्छी तरह जानता हूँ कि बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाले मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो पहले वाला पाशा मर चुका है। मैं गुमराही से बचकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर यकीन ना हो तब भी मैं एक मुसलमान हूँ और वह शीतारा खलाई जोन में रामराज कायम करने के लिए आई है। तुम सबको उसका मुहासबा करना चाहिए। क्या तुम और तुम्हारे साया बनकर रहने वाले साथी देवी शीतारा को खलाई जोन में जाने देंगे? उसे जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा से मुखातिब किया, फिर भी खामोशी रही। उसके अंदर जवाब देने के लिए देवी मौजूद नहीं थी, जा चुकी थी। अगर मौजूद होती तो ये नादानिस्तगी में पाशा की हमायत होती कि वह देवी का मुहासबा करने के लिए देवी से ही कहता रहता और वह उसकी दुश्मनी से और ज़्यादा उससे मुतनफ़र हो जाती। सोलारस तशवीश में मुब्तला हो गया था। वह फरार होने वाले दोनों सासा के खिलाफ महाजराई में मसरूफ़ था। ये फ़िक्र लायक थी कि दोनों साया बनकर आएंगे। इन हालात में वह भूल गया था कि ज़मीन पर 3 रोबोट छोड़ा है। उनके ज़रिए दूसरे कई अर्जी दुनिया वाले साया बनकर आ सकती हैं,
जब उसने ऑडिटोरियम में बैठे हुए इंचार्ज को नज़रों से ओझल होते देखा तो होश उड़ गए। इंचार्ज को साया बनाने वाली हस्ती चैलेंज कर रही थी कि उसके पास ऐसी हज़ारों गोलियां और वो खलाई स्टेशन से एटमी लिबास पहने हुए जानिसारों को साया बनाकर मुकाबले के लिए जोन में भेजेगी और उस तीसरे साइंसदान को भी वहाँ से भागने पर मजबूर करेगी। सोलारस अगरचे साया बन जाने वाले खलाई और अर्जी दुश्मनों में घिरा हुआ था, इसके बावजूद इत्मीनान था कि वो भी हज़ारों गैर मामूली गोलियां तैयार कर सकता है। वक्त का तकाजा था कि वो जल्द से जल्द ऐसी गोलियां तैयार करे, वरना शामत आ जाएगी। वो महल से निकलकर लेबॉर्ट्री की तरफ जाने का इरादा कर रहा था कि महल के नाजिम ने मोबाइल फ़ोन लाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कोई आपसे बात करना चाहता है मगर अपना नाम और शनाख्ती नंबर नहीं बता रहे। सोलारस ने कहा, तुम जानते हो मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। मैंने उस अजनबी से कहा था। उसने जवाबन कहा कि मुझसे बात ना करके सोलारस आजम पछताएंगे, दुश्मनों की तादाद बढ़ जाएगी। सोलारस ने फ़ोन लेकर कान से लगाते हुए रोब और दबदबे से कहा, कौन है? क्या मेरे दुश्मनों की तादाद बढ़ाने की धमकी दे रहे हो? तुम्हारे करतूत ऐसे हैं कि दुश्मन हज़ारों होंगे, दोस्त एक भी नहीं रहेगा। तुम्हारे वफादार भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। क्या तुमने यही कहने के लिए फ़ोन किया है? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके अवाम की हुकूमत कायम करने का ऐलान करो। बकवास मत करो, बुज़दिलों की तरह छुप कर बात कर रहे हो। सामने आऊँगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ किस तरह होश उड़ाओगे सामने आकर। मैं तो आना चाहता हूँ, मेरी घरवाली मना कर रही है। ये घरवाली किसे कहते हैं? घर वाली उसे कहते हैं जो बाहर वाली नहीं होती। बाहर वाली दिल बहला कर चली जाती है, घर वाली मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। क्या तुम पागल हो? मैं अभी मालूम करता हूँ कि तुम जोन के किस हिस्से से बोल रहे हो। उसने फ़ोन बंद किया। उस वक्त महल के नाजिम ने खुश होकर कहा, सोलारस आजम आप नज़र आ रहे हैं। उसने चौंक कर बदी बदी को देखा। वो नज़र आ रही थी और कह रही थी, हाँ बॉब आप नज़र आ रहे हैं। बेटी तुम भी दिखाई दे रही हो। हमने एक ही वक्त में गोलियाँ खाई थी, एक ही वक्त में साया बन गए थे। अब एक ही वक्त में उन गोलियों का असर ख़त्म हुआ है और हम ज़ाहिर हो रहे हैं। और बॉब कैसे फैंटास्टिक दवा हमारे हाथ लगी है। आपका तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा है। क्या हम मुसलसल साया बनकर रहेंगे? जब तक हम तमाम दुश्मनों को मात नहीं देंगे साया बनकर रहेंगे, ताकि धोखे से भी कोई हम पर वार न कर सके। अब ये मैं ऐसी ही गोलियां तैयार करने के लिए लेबॉर्ट्री जा रहा हूँ। मुझे रुपोश रहकर ऐसा काम करना चाहिए। उसने अपनी जेब से प्लास्टिक की डिब्बियाँ निकाली। बेटी ने भी यही किया। दोनों ने डिब्बिया के ढक्कन को खोलकर उसमें से एक एक गोली निकाली, फिर इसे निकल लिया। उन्हें यकीन था कि वो साया बन चुके हैं, इसलिए एक दूसरे को नहीं देखा। सर झुकाकर अपनी डिब्बिया का ढक्कन बंद करने लगे। उसे अपनी अपनी जेब में रखने के बाद उसने बेटी को देखकर कहा, गोली मुंह में न रखो, इसे निगल लो। मैं तो निगल चुकी हूँ। आपसे पूछना है कि आपने इसे निगल लिया है। ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या मैं नज़र आ रहा हूँ? जी हाँ, सर से पाँव तक नज़र आ रहे हैं और आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि मैं भी दिखाई दे रही हूँ। दोनों ने महल के नाजिम और बॉडी गार्ड्स को सवालिया नज़रों से देखा। नाजिम ने कहा, सोलारस आजम आप और आपकी साहबजादी दोनों ही हमें नज़र आ रहे हैं। दोनों ने फ़ौरन ही अपनी अपनी डिब्बियाँ निकाली, फिर उसे खोल कर देखा। सोलारस ने कहा, डिब्बियाँ वही है, गोलियाँ भी वही हैं। मैं इस दौरान गाफिल नहीं रहा, इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता था। उन्होंने एक एक गोली निकाल कर उसे निकल लिया, फिर एक दूसरे को देखा और पूछा, क्या वो नज़र आ रहे हैं? वो नज़र आ रहे थे। नाजिम और बॉडीगार्ड भी तस्दीक कर रहे थे। सोलारस ने कहा, हमने इसी डिब्बिया से गोली निकाल कर इस्तेमाल की थी और साया बन गए थे। अब क्यों नहीं बन रहे हैं? वो तेज़ी से चलता हुआ महल के बाहर आया, फिर फ्लाइंग कार में बैठकर मेडिकल लेबॉर्ट्री में पहुंच गया। गार्ड्स को हुक्म दिया कि किसी को लेबॉर्ट्री के अंदर न जाने दिया जाए। बेटी हमेशा साथ रहती थी और किसी भी तिब्बी या साइंसी तजुर्बे के दौरान उसकी मदद करती थी। सोलारस वो फार्मूला मेज़ पर रखकर मुख्तलिफ अद्वियात का वज़न करके उन अद्वियात को ग्राइंडर में डालने लगा। ऐसी मसरूफियात के दौरान मोबाइल फ़ोन पर इशारा मौसूल हुआ। बदी बदी ने उस फ़ोन को ऑन करके कान से लगाया, फिर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं जहरीली तुम्हारा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तुमने पता नहीं कितने आशिकों को खिलौना समझकर खेला। जब दिल बहल गया तो उन्हें कत्ल करा दिया, ताकि कोई एक हुक्मरान की बेटी के हुस्न और शबाब से खेलने का दावा न करे। उन आशिकों में तुम्हारा का भाई भी था। तुमने उसके साथ भी खूब वक्त गुजारा, फिर उसे मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद तुम्हें पता चला कि उसकी बहन तमारा जहरीली है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे बाप ने तमाम रोबोट्स को हुक्म दिया था कि तमारा को एटमी शुआओं से हलाक कर दें, लेकिन वो हाथ नहीं आई। इस खलाई जोन से ज़मीन की तरफ चली गई। बदी बदी ने नागवारी से कहा, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस फ़ोन का नंबर किसने बताया? तुम्हारी शामत ने बताया। खलाई स्टेशन से तुम्हारे बाप का खात्मा करने के लिए साया फ़ौज आ रही है। वह फ़ौज किसी को नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसके हमलों से तुम्हारे बाप के वफादार मरते रहेंगे और मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। तुम्हें एक ऐसे कमरे में छोड़ दूंगा जहां सांप ही सांप होंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे बॉब कितने बड़े साइंसदान और कितने शातिर हुक्मरान हैं। उन्होंने भी साया बनाने वाली गोलियां तैयार की हैं। तुम बाप बेटी ने उन गोलियों का असर अपने महल में देख लिया। अब फिर से गोलियां तैयार करने के लिए लेबॉर्ट्री में झक मार रहे हो। तुम कैसे जानते हो कि हमने महल में वो गोलियां इस्तेमाल की थीं और वो बेअसर रही थीं?
सोलारस ग्राइंडर से तैयार होने वाली दवा निकाल रहा था। उसने सर घुमाकर पूछा, कौन है? ये कौन जानता है कि हमारा पहला तजुर्बा नाकाम रहा है? पता नहीं बॉब, ये कह रहा है कि खलाई स्टेशन से नादीदा फ़ौज यहाँ आने वाली है, आपको मार डाला जाएगा और मुझे किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाएगा जहाँ जहरीले सांप ही सांप होंगे। उसने ग्राइंडर से निकलने वाली दवा को एक छोटी सी मशीन में रखा। गीली दवाएं उस मशीन से गुजरकर खुश्क हो जाती थीं और दूसरी तरफ से गोलियों की सूरत में बाहर आती थीं। बदी बदी इन गोलियों को एक शीशे के मर्तबान में जमा करने के लिए बाप की जगह आ गई। बाप ने फ़ोन लेकर उसे कान से लगाकर पूछा, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? यह सवाल तुमने महल में भी किया था। यहाँ तुम्हारी बेटी ने भी यही पूछा। अब तुम फिर पूछ रहे हो। देखो, वो दवा खुश्क होकर गोलियों की सूरत में मशीन से निकल रही है। अपना वक्त ज़ाया न करो, उनमें से एक गोली इस्तेमाल करके नतीजा देख लो। तुम कैसे जानते हो कि मेरी तैयार करदा दवाएं किन मराहल से गुजर रही हैं? तुम ज़रूर लेबॉर्ट्री के बाहर हो और छुपकर हमें देख रहे हो। वो तेज़ी से चलते हुए लेबॉर्ट्री का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। तमाम गार्ड से उसने पूछा, यहाँ कोई आया है? सोलारस आज़म, कोई नहीं आया है। आपने हुक्म दिया है कि यहाँ किसी को कदम ना रखने दिया जाए। उसने फ़ोन को कान से लगाकर पूछा, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, पुरस्कार बनने की हमाकत ना करो। वो बोलता हुआ लेबॉर्ट्री के अंदर आया। फ़ोन पर जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म कर दिया गया था। बदी बदी एक तरफ खड़ी दोनों हाथ कमर पर रखे मुस्कुरा रही थी। सोलारस ने पूछा, क्या बात है, तुम मुस्कुरा रही हो? वो एकदम से मुरझाकर बोली, और बॉब, क्या मैं नजर आ रही हूँ? तुम महल से नजर आती रही हो। इस सवाल का मतलब क्या है? आपने ये जो नई गोलियां तैयार की हैं उनमें से एक को मैंने निगल लिया है। आप मुझे देखने में साया नहीं बन रही हूँ बॉब। ये तजुर्बा भी नाकाम रहा है। सोलारस ने फ़ौरन आगे बढ़कर शीशे के मर्तबान से एक गोली निकाली, फिर उसे मुंह में डालकर निकल लिया। सवालिया नज़रों से बेटी को देखने लगा। वो रोने के अंदाज में बोली, बॉब, आपने अद्वियात के नाम लिखने या किसी दवा का वज़न लिखने में गलती की है। आपके पास जो फार्मूला है वो गलत है। अगर गलत है तो फिर तैयार की हुई गोलियों में से हम 2 गोलियां निगल कर साया कैसे बन गए थे? अब उन्हीं गोलियों को दोबारा निकलने के बावजूद जिस्मानी तौर पर नजर आ रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा कि जिन गोलियों से हम साया बन गए थे अब वही गोलियां बेअसर कैसे हो गई हैं। वो दोनों शिकस्त खुर्दा से होकर बैठ गए। नाकामी ने उनकी कमर तोड़ दी थी। बदी बदी रोने लगी, कहने लगी, अगर हम साया ना बन सके तो यहाँ हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। मैं एक शहजादी की शान से ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी। वह फ़ौरन उठकर बोली, हमें वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। अब यह तस्लीम कर लेना चाहिए कि इन गोलियों के मामले में धोखा खा चुके हैं। ना हमारे पास सही फार्मूला है और ना ही पारस दूसरा जन्म लेकर हमें साया बनने के लिए दूसरी गोलियां देगा। बॉब, वो पारस मक्कार था। उसने हमें साया बनाने वाली गोलियां नहीं दी थीं। अगर वो मक्कार था तो हमने उसे ख़त्म कर दिया है। अब तो हमें सिर्फ अपने बचाव की फ़िक्र करनी चाहिए। आओ महल में चले। वो दोनों तेज़ी से चलते हुए बाहर आए, फिर फ्लाइंग कार में बैठकर जाने लगे। बदी बदी ने कहा, वो दोनों साथ साथ आएँ या खलाई स्टेशन के बागी यहाँ आएँ, वो सब साया बनकर रहेंगे। खलाई जोन हो या अर्जी दुनिया हो, अब तो जहाँ भी जंग होगी वो सायों के दरमियान होगी और ये गैर मामूली हरबा हमारे पास नहीं है। वो बोला, यही मैं समझ रहा हूँ। हम साया नहीं बन सकेंगे, इसलिए अब यहाँ हुकूमत नहीं कर सकेंगे और महकूम बनकर भी नहीं रहेंगे। बस एक ही रास्ता है कि हम चुपचाप यहाँ से फ़रार हो जाएं। वो पूछना चाहती थी कि फ़रार होकर कहाँ जाएंगे। इससे पहले उसे अपने अंदर आवाज़ आई, बदी बदी। बदी बदी ने मारे दहशत के एक चीख मारी। वो परवाज़ करती हुई कार से नीचे गिरने वाली थी। बाप ने उसे पकड़ लिया, फिर पूछा, क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? अभी मैं ना पकड़ता तो नीचे गिर जाती। वो चीख कर रोते हुए बोली, तुम्हारा मेरे अंदर बोल रही है? तुम्हारा दिमाग चल गया है? मैंने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा और पारस को एटमी शॉ से हलाक किया था। हमें साया बनने के सिलसिले में ऐसी नाकामी हुई है कि तुम बदहवास हो गई हो। मैं पूरे होशो हवास में हूँ। वो मेरे अंदर अभी मेरा मजाक उड़ा रही थी। ओ प्लीज़, पहली परेशानी कुछ कम नहीं है, तुम और परेशान ना करो। फ्लाइंग कार महल के दरवाजे के सामने उतर गई। बाप बेटी कार से बाहर आए। उनके लिए महल का बड़ा दरवाज़ा खोला गया। सोलारस चलते चलते अचानक ही लड़खड़ाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। वो गार्ड्स उसे उठाने के लिए तेज़ी से करीब आए। इससे पहले वो उछलकर खड़ा हो गया। दोनों गार्ड्स को घूरते हुए बोला, किसने मेरी टांग पर टांग मारी है? सोलारस आज़म, हम आपसे दूर थे और कोई करीब नहीं आया था। किसी ने ये जुर्रत नहीं की है। उसने सोचती हुई नज़रों से अपने पैर को देखा। उसने साफ तौर से महसूस किया था कि इस पैर पर किसी ने अपना पैर मारा था, मगर किसने ये जुर्रत की थी? गार्ड्स में से कोई ऐसा नहीं कर सकता था। वो सोचता हुआ बेटी के साथ महल के अंदर आया। बदी बदी ने सिलसिले में कोई सवाल नहीं किया। वो कुछ समझ रही थी, लेकिन बाप ने कहा था कि परेशान न करे, इसलिए खामोश थी। वो अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर बोला, बेटी, अपने कमरे में जाओ और एक किट में जितना ज़रूरी सामान आ सकता है वो सब रख लो। मैं भी एक किट अपनी पुश्त पर बांध लूँगा। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो अपने कमरे में गया। बदी बदी आगे बढ़कर अपने बेडरूम में आई, फिर सीधी अलमारी के पास गई। करीब पहुंचते ही अलमारी के दोनों पट खुद ब खुद खुल गए। वो घबराकर पीछे हट गई। अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए ताकि चीख ना निकले। वो बाप को परेशान करना नहीं चाहती थी।
बाप के बेडरूम में भी यही हुआ था। अलमारी खुद ब खुद खुल गई थी। उसने सहम कर इधर उधर देखा, फिर पूछा, कौन हो तुम? उसे जवाब नहीं मिला। अलमारी के निचले हिस्से में रखी हुई किट खुद ब खुद उठकर फिजा में जैसे उड़ती हुई पलंग पर आ गई। बदी बदी अपने कमरे में थर थर काँप रही थी। उसकी अलमारी के निचले हिस्से से भी एक किट निकलकर उसके बिस्तर पर पहुंच गई थी। वो वहां से भागने लगी, लेकिन कमरे के वस्त में औंधे मुँह गिर पड़ी। उसके एक पैर पर किसी ने अपना पैर मारा था। औंधे मुँह गिरते ही उसने चित होकर चीखने के लिए मुंह खोला। किसी ने उसके मुंह में एक प्लास्टिक की बोतल ठूंस दी। वो चीख भी ना सकी। उसने लरसते हुए हाथों से प्लास्टिक की बोतल को पकड़कर अपने मुंह से निकाला। उस बोतल पर लिखा हुआ था, जहर। वह थरथराती आवाज में बोली, तुम्हारा? तुम हो? तुम जिंदा हो? मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। तुम जिंदा हो। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, एक बार माफ़ कर दो। उसकी जुल्फ़ों को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसे एक झटके से उठाकर खड़ा कर दिया, फिर उसे आगे अलमारी की तरफ धक्का दिया। दूसरे कमरे में सोलारस की पीठ पर एक लात पड़ी। वो लड़खड़ाता हुआ आकर खुली हुई अलमारी के पास गिरते गिरते संभल गया। फिर पलट कर झुंझलाते हुए बोला, और मारो, जान से मार डालो, मगर ये तो बताओ कौन हो तुम? जवाब नहीं मिला। अलमारी के अंदर से एक एटमी लिबास निकलकर उसके सामने आ गया। सोलारस ने इस लिबास को थाम लिया। ऐसे ही एटमी लिबास वो पहना हुआ था। एक फाजिल लिबास ले जाना चाहता था। बदी बदी ने भी कांपते हुए हाथों से एक फाजिल एटमी लिबास को थाम लिया। वो लिबास खुद ब खुद उसके पास आया था। वो किट खोलकर लिबास को रखते हुए बोली, मेरी समझ में नहीं आता मैं किन अल्फाज में और किस अंदाज में गिड़गिड़ाऊँ कि तुम्हें मुझ पर रहम आ जाए। अलमारी के अंदर से फ्लाइंग शूज़ का एक फाजिल जोड़ा बाहर आया। दूसरे कमरे में फाजिल जोड़े का एक एक जूता सोलारस के मुंह पर पड़ा। फिर वो जूते किट के अंदर चले गए। वो बोला, अगर निकोलाई और मोराई साया बनकर आते तो हमें फरार होने के लिए सामान ना देते। वो तो आते ही हमें मार डालते। यहाँ के वाम और खलाई स्टेशन के तमाम बागी भी साया बनकर आते तो वो हमें जिंदा न छोड़ते। मगर तुम कौन हो कि हमें फरार होने और जान बचाने का मौका दे रहे हो? ऐसा तो दोस्त करते हैं, मगर दोस्ती भी कर रहे हो और लात जूते भी मार रहे हो। वो लात जूते खाकर भी मालूम करना चाहता था कि वहाँ किसका साया पहुँचा हुआ है, लेकिन पारस जवाब नहीं दे रहा था। दूसरे कमरे में लक्की सेवन भी खामोश थी। उसने अलमारी से एक पैकेट निकाल कर फेंका। वो बदी बदी के मुंह पर आकर लगा। उस पैकेट में ऑक्सीजन कैप्सूल थे। बदी बदी के मुंह पर चोट लगी थी। वो रोते हुए और ऑक्सीजन कैप्सूल के पैकेट को किट में रखते हुए बोली, ना तुम जान से मारती हो, ना पीछा छोड़ती हो। तुम अगर तुम्हारा नहीं हो तो फिर खलाई प्लेटफॉर्म से बोलने वाली शीतारा हो। वो साया बनी हुई थी। कई घंटे गुजर चुके हैं। शीतारा यहाँ आ चुकी होगी। प्लीज़ बता दो, क्या तुम शीतारा हो? उसके सीने पर प्लास्टिक का एक कैन आकर लगा। फिर वो बिस्तर पर गिर पड़ा। वह तकलीफ से कराहने लगी। इस प्लास्टिक के कैन में फ्लाइंग शूज़ के लिए फाजिल ईंधन था। दोनों कमरों में बाप बेटी की किट ज़रूरी सामान से भर गई थी। उन्होंने अपनी अपनी किट को पुश्त पर रखकर बांध लिया। फिर वो अपने अपने कमरों से बाहर आए। बदी बदी दौड़ती हुई आकर बाप से लिपट गई। रोते हुए बोली, बॉब, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मगर उसने मुझे बहुत मारा है। वो मेरे करीब कहीं मौजूद है। उसने बेटी को थपक कर कहा, मेरे साथ भी यही हुआ है। किसी ने मेरी पिटाई की है। कोई साया मेरे करीब कहीं मौजूद है। लेकिन बॉब, वो दोनों गूंगे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। क्या हमें यकीन करना चाहिए कि तुम्हारा और पारस मरने के बाद भी जिंदा है? सोलारस के कुछ कहने से पहले दो गार्ड्स तेजी से चलते हुए आए। फिर एक गार्ड ने कहा, सोलारस आजम, बड़ी हैरानी की बात है, तुम्हारा और पारस मरने के बाद भी जिंदा है। वह दोनों आपसे मुलाकात करने आए हैं। बाप बेटी ने एक दूसरे को बेयकीनी से देखा, फिर तेजी से चलते हुए महल के बड़े हॉल में आ गए। वहाँ तुम्हारा और पारस साफ नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर वो दोनों फरार होने वाले ठिठक गए। बड़ी बेयकीनी से कभी तुम्हारा और कभी पारस को देखने लगे। पारस ने कहा, अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, हम पहले भी इसी महल में ठीक इसी जगह बीमार और कमज़ोर होकर आए थे। तुमने एटमी लिबास के ज़रिए हमारे वजूद के चीथड़े उड़ा दिए। मगर हमारी अर्जी दुनिया के लोग मुख्तलिफ अकीदों के हामिल होते हैं। वो जो शीतारा खलाई स्टेशन से यहाँ आने वाली है, उसका धर्म कहता है कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है, और हमारे दीन वालों का ये ईमान है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तुम्हारा क्या ख्याल है सोलारस? हमने मरने के बाद दूसरा जन्म लिया है, या ये बात पत्थर की लकीर है कि जिसे अल्लाह बचाता है उसे बंदा नहीं मार सकता? सोलारस ने कहा, पारस, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं मुआफ़ी मांगने के काबिल नहीं हूँ, मगर तुम बड़े दिल वाले हो। एक बार मुझे माफ़ कर दो। मेरी दोस्ती और वफ़ादारी को आजमाओ। तुम मुझे कुत्ते से ज़्यादा वफ़ादार पाओगे। तुमने पहली बार काटा था, हम 14 टीके लगा कर आए हैं। फिर एक बार काटा, हम दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुमने एटमी लिबास पहन रखा है, बस एक बटन घुमाने की देर है, हमारे वजूद के चीथड़े उड़ जाएंगे। बदी बदी ने हाथ जोड़कर कहा, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तमारा ने कहा, हमें हलाक नहीं करोगी तो हमारे जहर से डर कर ज़िंदगी गुजारती रहोगी।